हेलो स्टूडेंट्स, तो गुरुनीति में आपका वापस फिर से स्वागत है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की गुरुनीति अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अब हम लेके आए हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो 2 चैप्टर हैं उनमें 3 गुरुनीति आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें प्रत्येक में 50-50 क्वेश्चन जो हमने लिए हैं, जिसमें ऑल ओवर जो बायोटेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को रिकवर कर लेंगे। तो मैं सर्वेश यादव और मेरे साथ हैं मिस्टर करण यादव, सीएलसी की जो एकदम डायनेमिक पर्सनैलिटी। ओके, तो हम दोनों आपको बायोटेक की जो भी गुरुनीति है उनको एक्सप्लेन करेंगे और आपसे आशा है कि आप बिल्कुल एंजॉय करोगे। पूरा ध्यान देना है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से आपकी बार क्वेश्चन काफी आए हैं। चैप्टर 2 है छोटे छोटे, लेकिन अब की बार 2020 का एग्जाम हुआ है उसमें 8 क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी, 2 चैप्टर हैं छोटे छोटे और 8 क्वेश्चन। और मेरा मानना है कि स्कोरिंग है, अगर बच्चा उसको थोड़ा अच्छे से अगर कवर कर ले तो क्वेश्चन के गलत होने के चांस नहीं होते, क्योंकि बायोटेक में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल के, और बिल्कुल एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर कंसीडर करने होंगे। तो पूरा फोकस करना है क्योंकि इसका वेटेज अच्छा है और मेरे ख्याल से बच्चों को वेटेज के अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। 8 क्वेश्चन 2 चैप्टर में, जिसको अपन एक छोटा सा बायोटेक का पार्ट बोलते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी है और वो भी कोई घुमा के नहीं आते। हाँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये है कि माइनर मिस्टेक ना, क्योंकि सिली मिस्टेक जो है वो खा जाती है बच्चे को। तो इसलिए आपको बिल्कुल 100% फोकस करना है। तो आज आप बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट की गुरुनीति देखोगे, उसके बाद में एक बार वापस से पूरा बायोटेक का रिवीजन करो, ताकि अगली 2 गुरुनीति आए तो आप बिल्कुल हमारे साथ जो उन चीजों को रिकवर करते रहो। ठीक है सर, करें स्टार्ट? यस सर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है एन इम्पोर्टेंट फैक्टर विच मेक द प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बड़ा बिल्कुल स्टार्टिंग ही अच्छे क्वेश्चन से हुई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सर जो वेक्टर उनका बड़ा रोल होता है, तो एक बार थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन कर देते हैं। जो वेक्टर होते हैं उनको यूज में क्यों लिया गया? वेक्टर एक्चुअली होते क्या है? ये डीएनए कैरियर्स है, व्हीकल्स इनको अपन बोलते हैं, जो डीएनए को कैरी करेंगे। और ऑब्वियसली डीएनए को कैरी करवाना है तो डीएनए मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि डीएनए को डीएनए के साथ ही अपन लाइगेट कर सकते हैं। तो इसमें वेक्टर को यूज करने का बड़ा जो रीजन है वो ये कि आपको किसी भी सेल में, मान लो मैंने कोई बैक्टीरियल सेल ले ली, ये बैक्टीरिया है, आपको कोई डीएनए मॉलिक्यूल को इसके अंदर क्लोन करवाना है। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। इस डीएनए को अगर इसमें आपको क्लोन करवाना है, डायरेक्टली आपने डीएनए मॉलिक्यूल इसमें इंसर्ट कर दिया तो ये सर जो है रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर ओरिसाइट एब्सेंट है। तो वेक्टर को यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि वेक्टर जो है इसको ओरिसाइट प्रोवाइड करवा दे। और ये ओरिसाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने एक्सप्लेन भी किया था, समझा चुके हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट, अगर डीएनए के पास ये ओरिसाइट नहीं है तो उसका कभी भी रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो वेक्टर करेगा क्या? इसके पास ओरिसाइट है, ओरिसाइट प्रोवाइड करवाएगा, तो डीएनए मॉलिक्यूल को जो वेक्टर के साथ अपन लाइगेट कर देंगे तो इस होस्ट सेल में ये इजीली क्या होगा? रेप्लिकेट हो जाएगा। इसलिए रेप्लिकेशन के लिए इसकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। इसलिए वेक्टर एक बड़ा पार्ट भी है सर बायोटेक में, जो वेक्टर अलग से हेडिंग भी है, और वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते भी रहते हैं। और अपने एनसीईआरटी में प्लाज्मिड जो है वो दे रखा है पीबीआर 322, बिल्कुल टिप्स भी होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर भी टिप्स भी होनी चाहिए, जो बीच में क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ देखो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? तो बड़ा सिंपल है, पहला ऑप्शन दिया, इट कैन कैरी फॉरेन जीन इन होस्ट। जैसा भी अपन ने बताया, बिल्कुल वेक्टर का काम ही होता है होस्ट सेल में जो कैरी करेगा। फिर भी अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा। इट इज रेजिस्टेंट टू हैवी मेटल्स, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। लैक ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक हो सकता है, लेकिन अपना जो जेनेटिक इंजीनियरिंग उसमें जो मेजर इसका रोल है वो आपका यही है। तो बेटर जो आंसर है आपका है जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द फॉलोइंग्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम टैग पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और इससे भी सर लगभग क्वेश्चन आता रहता है। तो टैग पॉलीमरेज है, ऑब्वियसली एक डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज एक कैटेगरी का एंजाइम है। हाई टेम्परेचर पर अपने पास में काम करता है और थर्मस एक्विटस बैक्टीरिया से इसको ऑब्टेन किया जाता है। और ये तीनों जो आपने सर पॉइंट बोले हैं, तीनों ही क्वेश्चन है अपने आप में। दैट इज डीएनए पॉलीमरेज रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, जैसे सर ने बताया उच्च तापमान पर भी ये सक्रिय रहता है, क्योंकि इसका सर जो लगभग ऑप्टिमम टेम्परेचर है वही देखो कितना है, 72 डिग्री सेल्सियस, और ये 100 तक भी जो एक्टिव रहता है। इसलिए जनरली पीसीआर में इसको अपन काम में लेते हैं, क्योंकि सर पीसीआर में टेम्परेचर को आपको इंक्रीज करना पड़ता है फॉर द डीनेचुरेशन। और अगला सर ने बताया थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया से इसको प्राप्त किया जाता है, और ये क्वेश्चन भी पेटेंट है तो आया हुआ। तो अपन ने टैग पॉलीमरेज के तीनों जो क्वेश्चन आते हैं वो अपन ने बता दिए। देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सेप्ट, तो प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, प्रॉपर्टीज ऑफ टैग पॉलीमरेज एक्सेप्ट इट इज थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, बिल्कुल सही बात है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्विटिकस, सर ने जैसा बताया बिल्कुल सही है। इट इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ
ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल। इट इज द थर्मो स्टेबल आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता, अभी सर ने बताया दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज। तो आंसर अपना हो जाएगा 4। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों फिर ध्यान देना, यहाँ ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन करके उसके आंसर पे जाना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने टैग पॉलीमरेज के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अब वो एग्जाम में कहीं से भी घुमा सकता है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं कि कोई क्वेश्चन पूछे तो अपन को उसी का अकॉर्डिंग इसको लपेटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RNA interference technique has been developed to protect the plants from the nematode. In this technique, mRNA of nematode is silenced by produced by the host plant. बिल्कुल NCERT के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन बना है। तो अच्छा भी क्वेश्चन है। RNA जो आई होती है RNA इंटरफेरेंस, उसके अंदर अपन RNA को यूज करते हैं, आरएनए को यूज करते हैं, नाम ही जीन हो गया, साइलेंसिंग हो गई एक तरह से। नाम ही देखो उसका आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इंटरफियर करेंगे आरएनए को, ताकि उसका ट्रांसलेशन ना, उसकी प्रोटीन ना बने, ताकि जो है प्रोटेक्शन में हेल्प करे। प्रोटीन नहीं बनेगी तो एंजाइम नहीं बनेगा और कोई भी कैरेक्टर उसमें दिखाई नहीं देगा अपने पास में। तो आरएनए इंटरफेरेंस में हम आरएनए का यूज करके और उसकी जो अपने पास में प्रोटीन बनाने की जो क्षमता है उसको हम अवरोधित करते हैं, उसको बाधित करते हैं। तो अब इसको तो यहाँ पर देखो, अब क्या पूछा, नेमेटोड इज साइलेंस्ड बाय प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट प्लांट। तो ये पूछा गया है साइलेंस बाय प्रोड्यूस्ड, तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो, siRNA। जो siRNA है, स्मॉल इंटरफियर आरएनए, वो प्रोड्यूस करेगा। और जो siRNA है वो क्या करेगा, जो टारगेट जो आपका mRNA है जो किसका होगा, निमेटोड का होगा, उसको साइलेंट कर देगा, जो इसका ये प्रिंसिपल भी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका SI। जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा उसमें, बिल्कुल, और siRNA इसका टुकड़े कर देगा छोटे छोटे, और उसकी वजह से ये साइलेंट हो जाएगा उसका। और काफी इंपॉर्टेंट भी है, टेक्निक से भी जो क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट नंबर ऑफ मिसमैच्ड पेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबल टेम्परेचर। तो थोड़ा सा पीसीआर से रिलेटेड सब क्वेश्चन आ गया। तो पीसीआर में जो है मेनली आपको पता है बेटा 3 स्टेप होती है। फर्स्ट इज डिनेचुरेशन, सेकंड इज एनेलिंग एंड थर्ड एक्सटेंशन। तो डिनेचुरेशन जो है यहाँ डायरेक्टली अपन सर मेंशन कर देंगे। डिनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर होता है, हाँ उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। डिनेचुरेशन 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एनेलिंग जो है उसके लिए टेम्परेचर आपको चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस। एक्सटेंशन जो है उसमें आपको चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द डीएनए पॉलीमरेज 72 डिग्री सेल्सियस। डीएनए पॉलीमरेज इसको मैच करो, डीएनए पॉलीमरेज को मैच करेंगे। ये रहा आपका टैग पॉलीमरेज काम आता है उसमें। हाँ, तो आपने जो मिसमैच पूछा है सर, तो इसमें ये मिसमैच हो जाएगा। बिल्कुल, डीएनए पॉलीमरेज जो है उसका जो टेम्परेचर है अभी बताया 72 डिग्री सेल्सियस है, टैग पॉलीमरेज का ये अपने पास। हाँ, और ये जो टैग पॉलीमरेज है उसमें हो जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज उसने मैच कहां करवा रखा है 78। तो ये रेलेवेंस है, ये अपने पास। बाकी अभी अपन ने बताया था टैग पॉलीमरेज है वो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है एफिशिएंटली वर्क करता है, बिकॉज़ इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो पूछा है अपने से मिसमैच, ऑब्वियसली मिसमैच जो हो जाएगा उसमें पूछा है कि सेलेक्ट द नंबर ऑफ मिसमैच्ड। तो ऑब्वियसली यहां पर ये वाला डी वाला जो है वो क्या है, एक मिसमैच है। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। बिल्कुल, अपने पास में हाई टेम्परेचर पर इसका डीनेचुरेशन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट करके दोनों सीरीज अलग हो जाएंगे। बिल्कुल, एनिलिंग पर प्राइमर जुड़ जाएगा और एक्सटेंशन पर ये बनने लग जाएगा। 3 स्टेप होते हैं। ये एक सिंगल जो आपका साइकिल है पीसीआर का, सर ने बताया उस तरह से परफॉर्म होगा। इसमें एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे, अगला साइकिल चलेगा 2 से 4 हो जाएंगे। 2 की पावर n के रूप में जितने साइकिल होंगे n यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल हो जाएगा। तभी तो बोलते हैं पीसीआर जो उसकी हेल्प से अपन बहुत कम टाइम में जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स की काफी कॉपी जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और काफी, और मेरे ख्याल से आजकल जो पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कोरोना जो टेस्ट हो रहा है उसमें आरटीपीसीआर काम है उसमें यही काम। हाँ, इतना बच्चों को भी आपने रीड किया होगा, जो आपका कोरोना वायरस है वो आरएनए वायरस है, इसलिए वहां पर आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो पीसीआर उसका यूज किया जा रहा है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कोरोना वायरस। बहुत कम मॉलिक्यूल अगर वायरस के बॉडी में होते हैं तो ये उसको एम्पलीफाई करके डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसको अपन पता कर लेंगे कि ये कौन सा वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है जो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या है, असत्य कथन है। पहला इसमें रीड करते हैं, इट इज अ टेक्निक दैट यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
भाई आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इससे अपन जैसे काफी सारे, हाँ इंसुलिन हो गया, इंसुलिन काफी इम्पोर्टेंट था पहले के टाइम पे, तो जब उपलब्ध नहीं होता था तब तो बड़ी दिक्कत होती थी। इंसुलिन को अपन ह्यूमन इंसुलिन, दैट इज हाँ। कॉल्ड ह्यूमुलिन, और ह्यूमुलिन। इसका काफी जो है ब्रॉड लेवल पे इसका आजकल यूज में आ रहा है, यूज। और ऐसे बहुत सारे साइड प्रोडक्ट इफेक्ट भी नहीं है कुछ भी बिल्कुल इसके, एफिशिएंट है, साइड एफिशिएंट इफेक्ट है। नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, इट इज ऑफन रिफर्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बिल्कुल करेक्ट है, इसको अपन आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, हाँ। क्योंकि इसमें आरडीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए नाम ही दे दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थर्ड ऑप्शन, द ऑर्गेनिज्म कैरिंग द फॉरेन जीन इज टर्म्ड एज ट्रांसजेनिक और जीएमओ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपका ट्रांसजीन होता है, ट्रांसजीन बोले तो फॉरेन जीन, जो किसी अदर स्पीशीज का डीएनए उसमें प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट हो सकता है तो जीएमएफ कर देंगे, बिल्कुल। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जीएमएफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो प्लांट, गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, Animal काफी हो अपन गया। मॉडिफाई करवा भी चुके हैं, एग्जांपल भी आएंगे काफी सारे। फोर्थ दिया है, एलेक्स जेफरीज डेवलप जेलेक्टोफोरेसिस, तो मेरे ख्याल से सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, हाँ, क्योंकि एलेक्स जेफरी जो है उसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसको डेवलप किया, तो इसका जो इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोई लेना देना नहीं था उनका। आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कैरी बी मुलिस was awarded Nobel Prize in Chemistry in 1993 for his work on, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग, तो बस इतना याद रखना, जो कैरी मुलिस है उसने पीसीआर जो PCR टेक्निक है की। उसको डेवलप किया था, तो पीसीआर भी सिंपल क्वेश्चन है, पीसीआर टेक्निक डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस, और उसको नोबेल प्राइज भी मिला। बिल्कुल, ये केमिस्ट्री का जरूर था लेकिन बायो में काम किया था, ऐसे जैसे बिल्कुल। जॉर्ज गेमो का फिजिक्स का था, होता है बायोलॉजी में बायोलॉजी में सब सभी की चलता है। आवश्यकता होती है, बायोलॉजी जो है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, Chemistry, मैथ, बायोकेमिस्ट वगैरह सबकी रिक्वायरमेंट होती है, जगह जगह ये साइंटिस्ट के नाम है, तो मेरा मानना है कि जो एनसीईआरटी में साइंटिस्ट है उनको तो याद रखना ही चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। क्वेश्चन आते थे एनसीईआरटी के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पूछता है, हाँ। बाकी तो बायोलॉजी में तो हर स्टेप पे एक साइंटिस्ट आता है कि इसने ये हाइपोथेसिस दी, ये डिस्कवर किया, ये टर्म दिया, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा साइंटिस्ट पे फोकस नहीं ज्यादा करना, नहीं करना चाहिए। तो इस आंसर क्या हो जाएगा सर अपना दिया गया है PCR इसके लिए, सेकंड ये रहा पीसीआर, तो आंसर पॉलीमरेज इज चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग फॉर बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर के संदर्भ में जो गलत कथन है उनको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो बायोरिएक्टर से रिलेटेड जो भी बातें हैं एक बार उनको कंसीडर करते हैं अपन। ए स्टेटमेंट दिया, टेंपरेचर ऑफ बायोरिएक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ द हॉट और कोल्ड वाटर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही बात है। टेंपरेचर को रेगुलेट करना है, तो वो वाटर के द्वारा अपने पास में रेगुलेट किया जाता है, और रेगुलेशन जरूरी है टेंपरेचर का, उसके अंदर जो माइक्रोब्स ग्रो करवाते हैं, जो सेल्स ग्रो कराते हैं, तो ऑप्टिमम टेंपरेचर ग्रो नहीं करवाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पार्स्ड स्टील्ड टैंक इज सिलिंड्रिकल एंड कर्व, देखो एनसीईआरटी में सिर्फ दो डायग्राम दिए हैं, हाँ। दो रिएक्टर दिखाए हैं, एक तो सिंपल दे रखा है और एक स्पार्स, तो स्पार्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, अच्छा अच्छा, हाँ। उसका बेस जो है कर्व्ड नहीं है, कर्व्ड नहीं। और एक ये जो दे रखा है सिंपल वाला, उसके अंदर जो बेस है वो कर्व्ड है, कर्व्ड। तो यहाँ इसने बोला है कि स्पार्स जो स्टील्ड टैंक रिएक्टर है वो कर्व्ड है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये दे रखा है 100 to 1000 लीटर वॉल्यूम ऑफ कल्चर मीडियम में बी यूज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, ये तो कितने का भी हो सकता है अपने पास। वेरी करेगा। Very- नेक्स्ट, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, विटामिन, साल्ट एंड ऑक्सीजन O2 फॉर द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करवानी तो ये चीजें ऐड करनी ही पड़ेगी, करनी। करेक्ट स्टेटमेंट है। ये लास्ट वाला दिया, मेंटेन एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, सही है यहाँ तक बात, विदाउट यूजिंग द कल्चर मीडियम, ये इनकरेक्ट हो गया सर, बिना हाँ। कल्चर मीडियम के अपन ग्रोथ को कैसे मेंटेन कैसे करें, मेंटेन कर पाएंगे? तो कल्चर मीडियम और ऑक्सीजन जो है वो जरूरी है, तभी उनकी ग्रोथ हो पाएगी। भाई अपने पास में कोई भी ग्राफ बनाएंगे अपन, तो बैक्टीरिया, कल्चर मीडियम, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ तक आएगी, बिल्कुल। तो अपने पास में उसको मीडियम तो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, बिना कल्चर मीडियम के तो कोई ग्रोथ ही नहीं कर सकता ना, तो और ऑक्सीजन से अपने पास में उसको रेस्पिरेशन के लिए एरोबिक जरूरी है तो ऑक्सीजन की तो डिमांड जरूरी है, जरूरी है, तो अपने पास में दोनों की डिमांड जरूरी है। और उसमें भी मीडियम में भी देखो अपने को जो है कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम जो है प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ताकि हाँ, उसकी जो अगर- ग्रोथ है कंटिन्यू होती रहे। सही बात है सर, अगर मान लो कि अपने को एक हाईएस्ट पॉइंट पे बना करके रखना है हमेशा प्रोडक्टिविटी को, तो अपने को कंटिन्यू अपने पास में बायोरिएक्टर यूज करने पड़ेंगे, जिसमें अपने पास में एक तरफ से हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डाल मतलब अपने पास में सब्सटेंस को डालेंगे, जैसे प्रोडक्ट निकलेगा, बिल्कुल, तो ये अपने पास में यूज करने पड़ेंगे ताकि हमेशा मैक्सिमम कंडीशन बनी रहे। तो बिल्कुल। ई स्टेटमेंट अपने पास में हो गया, इसमें दो स्टेटमेंट रॉन्ग हो इस तरह से दो स्टेटमेंट हो गए, आंसर थर्ड हो जाएगा। गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट पहले कंसीडर करते हैं, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आपका करेक्ट पूछे इनकरेक्ट पूछे उनका चुनाव करना है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मिडिल ब्लेड इन स्पार्ज्ड स्टील्ड टैंक। इसमें पूछा है कि जो मिडिल ब्लेड है उसका क्या रोल है, या एक कॉमन सा स्टेटमेंट दे दिया, मिडिल ब्लेड इन स्पार्ज्ड स्टील्ड टैंक। सेकंड दिया है लोअर मोस्ट ब्लेड ऑफ द शाफ्ट, इट इज अपर मोस्ट ब्लेड ऑफ द शाफ्ट। तीन स्टेटमेंट देके अब उसने क्वेश्चन डिजाइन किया, सेलेक्ट राइट ऑप्शन फॉर फोम ब्रेकर ब्लेड। बिल्कुल, झाग को कौन खत्म करेगा? तो झाग को खत्म करना है तो बिल्कुल सिंपल है, जो बिल्कुल अपर वाली जो ब्लेड होती है उस पे आएंगे झाग, बिल्कुल फोम बनते रहेंगे, वो फोम को ब्रेक करेगी, उसको बोलते हैं फोम ब्रेकर सिस्टम। फोम ब्रेकर सिस्टम। तो जो अपर ब्लेड होती है वो फोम को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। इस तरह से होती है सर, वो यहाँ पर ऊपर ब्लेड होती है, ये नीचे वाली तो मिक्सअप करने का कल्चर मीडियम का काम करेंगी, और जैसे ही फॉर्म बनेगा तो फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने का काम अपर वाली करेगी, क्योंकि भाई झाग जो होते हैं इनकी डेंसिटी कम होती है, तो ये तो ऊपर ही आएंगे तो अपने पास में, इसलिए उसको तोड़ने का काम फर्स्ट ब्लेड का हुआ है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आपकी अपर मोस्ट ब्लेड है वो फॉर्म ब्रेकर का काम करेगी। ओनली थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन दिया है टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर के प्रति, लवणता के प्रति, साल्टिविटी के प्रति, इनके प्रति अपने पास में स्टेबल होती है, ठीक है। जैसे सर फ्लेवर शेवर टोमेटो बनाया गया, ठीक है, वो अपने पास में एनवायरमेंटल के प्रति रेजिस्टेंस था, बहुत सारी क्रॉप बनाई गई अलग अलग, तो वो अपने पास में एनवायरमेंट के प्रति रेजिस्टेंस थी। बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। पहला स्टेटमेंट सही। पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, पेस्ट रेजिस्टेंस भी होती है। सबसे पहले जो बनाई गई थी ट्रांसजेनिक टोबैको, तंबाकू बनाई गई थी, वो पेस्ट रेजिस्टेंस थी सर, है ना। तो पेस्ट रेजिस्टेंस अपने पास में बनाई गई थी सबसे पहले। और दिया है कंटेंट कैरेक्टर ओनली वेक्टर डीएनए। तो यहाँ देखो इसने बोला है कि सिर्फ वाहक डीएनए लक्षण युक्त होते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि खुद के लक्षण भी दिखाई, खुद के लक्षण है, या आपने ट्रांसजेनिक जो ट्रांसजीन्स में इंसर्ट किए उसके लक्षण आएंगे। तो यहाँ जो वेक्टर उसका काम तो क्या होता है सर, केवल ट्रांसफर करना, उसको रेप्लिकेट करवाना। बाकी जो कैरेक्टर है वो तो आपको जो डिजायर्ड कैरेक्टर वो इंसर्ट करने पड़ेंगे। वो तो फोरिजन जीन के आएंगे, आपने जो जीन इंसर्ट किए उसके आएंगे, तो अपने पास में ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला जो इसका लक्षण नहीं है, थर्ड वाला इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस में यूज एज अपस्ट्रीम प्रोसेस। अपस्ट्रीम, बिल्कुल, ये भी सर इंपॉर्टेंट है। हां, एनसीईआरटी में जो डाउन और डाउनस्ट्रीम दो दे रखा है, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। देखो जो आपका दो प्रोसेस है, अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि डाउनस्ट्रीम डिटेल में दे रखा है। हां, तो यहाँ पर देखो, वहाँ पर अभी जैसे अपन ने बात की बायोरिएक्टर की सर, जो बायोरिएक्टर होता है उसके अंदर अपन करते हैं बायोसिंथेसिस। आपका जो भी टैबलेट वगैरह किसी का, बिल्कुल, तो यहाँ टैबलेट ले लेते हैं, मान लो टैबलेट बना लिया अपन, बिल्कुल, तो यहाँ पर बायोसिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन ये जो बायोसिंथेटिक फेज है जो बायोरिएक्टर में परफॉर्म हो रही है, उससे पहले जो भी अपन ने प्रोसेस किए हैं, जैसे आपने वेक्टर लिया, जीन को कट किया, आइसोलेट किया, पीसीआर, पता नहीं क्या क्या आपने टेक्निक काम में ली, वो सब अपस्ट्रीम के अंदर इंक्लूड होंगे। सही बात है। और आफ्टर द बायोसिंथेटिक फेज, उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट जैसे सर ने बताया, मान लो कोई टैबलेट, उस प्रोडक्ट को अब आपको ऑब्टेन करना है, आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है, तो वो चला जाएगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में। बाजार तक जाने तक, जैसे मान लो कि सर वो टैबलेट पर बेंच नंबर लिखे होते हैं कि भाई इस बेंच नंबर की है, तो अगर मान लो कि किसी भी चीज में बनावट में खराब आ जाएगी तो पूरे बेंच को वापस मंगा लिया जाता है, तो वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर आते हैं सारे। मतलब बायोरिएक्टर के बाद में जो भी अपने पास में प्रोसेस होगा वो डाउनस्ट्रीम है, और पहले जो होगा वो अपस्ट्रीम है। और डाउनस्ट्रीम में जो मेन स्टेप है दे रखा है जैसे एनसीईआरटी ने, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन, सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है, और फिर उसकी मार्केटिंग करनी है। उससे पहले फिर ट्रायल भी करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल वगैरह, कोई भी प्रोडक्ट उसके लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जरूरत होती है। क्लिनिकल ट्रायल ओनली इन द केस ऑफ ड्रग्स, जैसे ड्रग्स वगैरह हैं तो उनमें अपन क्लिनिकल ट्रायल भी करेंगे। उसमें माइस वगैरह, जैसे वैक्सीन डिजाइन किया है तो अपन उसमें माइस वगैरह में या मंकी वगैरह में उनका जनरली जो है ट्रायल माइस पे, फिर आ जाएगा मंकी पे, फिर कुछ अपने पास में लोग चुने जाएंगे सिलेक्टिव पर्संस, तब जाके 1000-2000, फिर उनके बाद पूरी पॉपुलेशन पे धीरे धीरे आए। तो ये तो स्टेप फॉलो ही करने पड़ते हैं सर, चाहे कितनी जल्दी हो उस चीज। जरूरी है, लोगों की जान जरूरी है, क्योंकि ये ठीक है, बहुत यूजफुल है, लेकिन इनका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, कोई भी किसी भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ये जरूरी होते हैं। और ये मेरे ख्याल से हर जो भी कंपनीज होती हैं उनको ये प्रोसेस फॉलो करना जरूरी होता है, तभी उनको वो जो है परमिशन मिलती है मार्केट के लिए। तो इसमें पूछा है के रूप में उपयोगी होता है, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ
RDNA, नहीं। मार्केटिंग, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। तो यहाँ पर देखो अभी जिस अपन ने बताया अपस्ट्रीम, बायोरिएक्टर और डाउनस्ट्रीम। तो आपको अपस्ट्रीम प्रोसेस पे जाना है। तो अपस्ट्रीम प्रोसेस में क्या होगा, आपका फॉर्मेशन ऑफ RDNA करना पड़ेगा क्योंकि अपस्ट्रीम में आ गया। इसके अलावा मार्केटिंग डाउनस्ट्रीम में चला जाएगा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए ये भी अपस्ट्रीम में आ जाएगा। तो दोनों जो है 1 और 3 ये अपस्ट्रीम प्रोसेस के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a step of gel electrophoresis? बिल्कुल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की स्टेप जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर अपन सेलेक्ट करेंगे कौन सा स्टेप जो है उसका रॉन्ग। अपन एक बार उसको थोड़ा समराइज ही कर लो। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपने पास में डीएनए को सेपरेशन किया जाता है, ठीक है, उसकी साइज के अकॉर्डिंग। इसमें जेल भरा होता है, एगार कोई भी अपने पास में सीवीड्स हम ले लेते हैं सर, ठीक है, उसके साइज के अकॉर्डिंग डीएनए को क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग डीएनए अपने पास में आ जाता है, क्योंकि अपने पास में डीएनए की इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। जब हम यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में, तो जैसे ही डीएनए हम इसके अंदर डालते हैं तो अपने पास में वो फोर्स पड़ेगा तो डीएनए मॉलिक्यूल अपने पास में जिस पर ज्यादा फोर्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अपने पास में स्मॉलेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव के पास में आ जाएगा और लॉन्गेस्ट जो होगा वो अपने पास में नेगेटिव के पास में आ जाएगा। तो अपने पास में सारा डीएनए का खेल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग होता है, अंडर इलेक्ट्रिक। हाँ, अपने पास में जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा डीएनए पर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगेगा और वो डीएनए अपने पास में उसी तरह से अपने पास में मूव करेगा। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और अपने पास में इसमें चार्ज्ड मॉलिक्यूल सेपरेट कर सकते हैं अपन, जैसे इसमें प्रोटीन तो अपन सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटीन पे चार्ज नहीं होता, तो चार्ज मॉलिक्यूल में डीएनए और आरएनए अपने पास में इसमें सेपरेट कर सकते हैं। अब अपने पास में फिर इसमें जेल में इस टुकड़े को अपन काट लेंगे। जब अपने किसी टुकड़े की स्टडी करनी है तो इसको काटना कहलाता है इल्यूशन, और उसको अपन देखना हो तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज में और अपने पास में इरिथ्रीडियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में हम इसको विजिबल देख सकते हैं। अपने को ये नीले कलर का अपने पास में दिखाई देता है। तो जैसे सर ने पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है? हाँ, इससे अब की बार भी जो क्वेश्चन आया था ईटीबीआर का आया था। हाँ। तो डाई काम में लेते हैं ईटीबीआर जो इथेरियम ब्रोमाइड जो सर ने बताया उसको अपन यूज करेंगे। जो कलर आएगा बैंड का वो आएगा आपका ब्राइट ऑरेंज। बिल्कुल सिंपल पूछता है, सर ने बता दिया लार्जेस्ट का होंगे और स्मॉलेस्ट का होंगे। आपको याद रखना है कैथोड एनोड के अकॉर्डिंग, एनोड के पास कौन होगा, कैथोड के पास कौन होगा। और जो सेपरेशन हो रहा है उसमें डीएनए सारे आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो सेपरेट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो इसके अलावा क्वेश्चन आता नहीं, एक पूछता है वो कि इसमें जो जेल है वो एगरोज की बनी होती है। हाँ, एगरोज की बनी, जो एगरोज है वो सीवीड से अपन ऑब्टेन करते हैं। एगरोज जो है वो पॉलीमर होता है, कार्बाइड होता है। हाँ, आपने ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है। बिल्कुल। तो ये सारे जो है इंफॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस दे दी। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे अपन उनको जल्दी से कवर भी कर लेंगे। तो इसमें चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। ये पूछा गया है निम्न में से कौन सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक पद नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ ए चार्ज्ड डीएनए मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है। यूज ऑफ यूवी रेज टू एक्सपोज डीएनए सेगमेंट्स विदाउट स्टेनिंग। जैसा अभी सर ने आपको बताया स्टेनिंग जरूरी है, ईटीबीआर। बिल्कुल ईटीबीआर। तो स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। डेवलपिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू अलाउ सेपरेशन ऑफ चार्ज डीएनए फ्रैगमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना तो सेपरेशन हो ही नहीं पाएगा। और लास्ट देर का यूज ऑफ एग्रोजेल, अभी बताया एग्रोजेल का यूज करते हैं। तो यहाँ सर फिर तो जो रॉन्ग है या जो स्टेप नहीं है इसकी वो हो जाएगी अपनी सेकंड। और कई बार सर यहाँ पे भी गड़बड़ कर देता है, अल्ट्रावायलेट की जगह नॉर्मल अपने पास में विजिबल। ध्यान रखना है ओनली यूवी रेज उसके ऊपर हीट करोगे तभी वो ब्राइट ऑरेंज दिखेगा। आपकी जो लाइट है तो उसमें ये विजिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो सारे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्वेश्चन हो भी गए सर। आगे सारे जो है हो जाएंगे सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Besides better aeration and mixing properties, that the other advantage of stirred tank bioreactor have over say flask। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। उचित वायुमंडल में मिश्रित करने के गुण के अलावा जो विलोडक टैंक रिएक्टर है निक्सालन फ्लास्क पर क्या लाभ प्रदर्शित करता है, उसका जो एक्स्ट्रा जो एडवांटेज है उसकी बात अपन ने की है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अदर माइक्रोब्स बिकम डाई ड्यू टू स्टीयरिंग, नहीं होगा, माइक्रोब्स तो डाई हो ही नहीं सकते। क्रिएट फोम कंट्रोल सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम होता है ऑब्वियसली जो फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए अभी अपने बताया था ब्लेड वगैरह होते हैं। इंक्रीज नरिशमेंट वैल्यू ऑफ द
प्रोड्यूसिंग प्रोटीन, नहीं हो सकता। नहीं, वो वैल्यू को थोड़ा ना कोई चेंज अपने करेगा। पास में ये तो नॉन लिविंग सिस्टम है, बिल्कुल। नॉन लिविंग सिस्टम प्रोटीन कैसे बना सकता है? बिल्कुल। तो यहाँ हमारे देखो पास में ये हो second जाएगा, आ जाएगा। सेकंड आ जाएगा कि इसमें फॉर्म कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी जो फॉर्म को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक सिंपल आंसर हो जो कि जाएगा सिंपल वाले में होता नहीं है। इसका। जी बिल्कुल, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। सेकंड। कंसीडर द गिवन स्टेप इन रिलेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो एक एक स्टेप पहले रीड करते हैं और यही मेंशन कर देंगे सर जो करेक्ट इनकरेक्ट है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से ये फर्स्ट स्टेप भी होती है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसके अंदर आपका डिजायरेबल कैरेक्टर हाँ, है। कौन सी जीन है, मतलब पूरे डीएनए को तो अपन वो नहीं कर सकते ना ट्रांसफर, तो अपन क्या करेंगे, एक अपनी जीन सेलेक्ट करेंगे, उसके दोनों तरफ अपने पास में क्या होगी, रेस्ट्रिक्शन साइट होगी। और पहली स्टेप यही होती है। पहली स्टेप यही होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो आरी है उसको अपन क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। हाँ, लेकिन ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है भाई, आरी जो ऑब्टेन करते हैं लेकिन उसको स्टेप में अपन इंक्लूड नहीं कर करते, सकते। वो तो आरी जो है क्योंकि ऑलरेडी ये तो पहले से अवेलेबल होते हैं बिल्कुल। अपने पास में, तो ये इसकी स्टेप नहीं है, तो आर ही तो अपने पास में पहले से अवेलेबल होते हैं। इसका यूज करेंगे, यूज इसको जरूर आइसोलेट करना कोई टेक्निक नहीं आएगा। हाँ। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए टू होस्ट, बिल्कुल करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है होस्ट सेल के अंदर। मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, द होस्ट बिल्कुल सही है, उसको मेंटेन करना है ताकि उसकी जो रेप्लिका बने, फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो ट्रांसफर किया, तभी जीएमओ का फॉर्मेशन हो पाएगा। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए ऑफ द स्पेसिफिक पोर्शन बाय एक्टिविटी ऑफ एक्सोन्यूक्लिएज। नहीं होगा, एंडोन्यूक्लियस द्वारा अपने पास में इसको कट किया जाता है। एक्सोन्यूक्लियस तो जनरली यूज ही नहीं आते हैं अपने पास में। बिल्कुल। एक्सोपेप्टाइडेज वगैरह यूज आते हैं, वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, तो एक्सोन्यूक्लियस तो अपने पास में जनरली यूज ही नहीं आते। तो कौन सा चरण नहीं है, तो अपने पास में बी और ई, बी और जो ई है वो इसमें स्टेप में नहीं है। फोर्थ फोर्थ आंसर सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट, जो द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, जो करेक्टली मैच्ड है उसको आपको सेलेक्ट करना है। पहला दे रखा है बैसिलस thuringiensis, जो बीटी है उसके अकॉर्डिंग देखो बैक्टीरियल पैथोजन इन द क्रॉप। यहाँ मिस्टेक हो गई, ये जो बीटी होता है ये फसलों में जीवाणुवीय रोग कारक, बीटी जो है रोग कारक नहीं है। बीटी को तो अपन यूज करते हैं, उसकी जो जीन है, जो क्राई जीन है, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अपन। तो बैसिलस thuringiensis है वो पैथोजन में कंसीडर नहीं करेंगे। अगली मैचिंग पे चलते हैं, पीसीआर टेक्निक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक जीन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें अपन एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं, आइडेंटिफिकेशन में इसका कोई यूज नहीं है। ट्रांसजेनिक कॉटन पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, बिल्कुल बात सही है। जो ट्रांसजेनिक कॉटन है, बीटी कॉटन जिसको अपन बोल देते हैं, वो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप होती है। नेक्स्ट, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इन विच सी पेप्टाइड इज प्रेजेंट। यहाँ से गलत हो गया, सी पेप्टाइड अपने पास में जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें नहीं होती है, और यही तो सबसे बड़ी समस्या थी संशोधन में। जब इंसुलिन बनाया गया था तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि प्रो इंसुलिन जो होता था उसमें अपने पास में ए और अपने पास में बी और सी पेप्टाइड अपने पास में प्रेजेंट थी। तो 3 पेप्टाइड थी, तो अपने पास में कंपनी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस सी को रिमूव कैसे करना है। तो फिर उसने क्या किया, ए और बी का अपने पास में सेपरेशन निकाला और ए और बी को अलग अलग बैक्टीरिया में फॉर्म कराया। तो ए पेप्टाइड बनती है इकोलाई बैक्टीरिया में, इसमें बनती है तो ए बैक्टीरिया में, और बी पेप्टाइड बनती है वो दूसरे बैक्टीरिया में बनती है। तो दोनों को अभी भी कंपनी अलग अलग बनाती है, फिर दोनों को अपने पास में बाहर डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ा जाता है। तो अपने पास में सी पेप्टाइड का कोई रोल नहीं होता है आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने में। तो ह्यूमन इंसुलिन जो प्रोड्यूस किया गया था वो अपने पास में उसमें सी पेप्टाइड कहीं दूर दूर तक ही दिखाई नहीं दिया, ओनली ए और जो बी पेप्टाइड है वही प्रेजेंट होते हैं। इससे क्वेश्चन भी आता है जनरली, जो एक्टिव इंसुलिन है कंसिस्ट ओनली ए एंड बी पेप्टाइड, सी जो है वो नहीं होता। और बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि ए और बी एक ही बैक्टीरिया में बनाई गई थी या अलग अलग में, तो दोनों ए बैक्टीरिया की ए पेप्टाइड अलग बैक्टीरिया में बनाई जाती है और बी अलग में बनाई जाती है, तो दोनों अलग अलग में बनाई जाती है। बिल्कुल, तो इसमें हो जाएगा सर ये जो है ये भी मिस मैच हो गया। करेक्टली जो मैच है वो हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट, एनी डिजायरेबल डीएनए इज ट्रांसफर इनटू एनी होस्ट वेयर इट कैन। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। किसी वांछित डीएनए को किसी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं जहां ये अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस भी किया था। तो ये वहां क्या करेगा, मल्टीप्लाई इजीली, रिमेन सेफ,
cause disease, multiply and express itself. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत है, पहले ऑप्शन हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सारे रीड करने हैं आपको भाई। उसका अपना मेन पर्पस है क्या, उस डीएनए को ट्रांसफर करना है, उसकी कॉपी भी बने और वो एक्सप्रेस भी हो, तभी तो उसका कैरेक्टर चेंज होगा, फिनोटाइप चेंज होगा, ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो अपन यूज कर पाए। तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई भी होगा और वो एक्सप्रेस भी करेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ इसका। Which of the following used as vector in genetic engineering technology naturally may found or multiply in bacteria? अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है, बिल्कुल सिंपली पूछा है। जो बैक्टीरिया है उसके अंदर आपको क्या करना है, डीएनए को एम्पलीफाई करवाना है, उसके अंदर जीन को आपको ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए आपको कौन सा वेक्टर काम मिले, और इसने बात किसकी की है, जो नेचुरली जो है प्रेजेंट होता है, जो नेचर में प्रेजेंट है, जो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड नहीं होना चाहिए। तो कुछ वेक्टर होते हैं जो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे अपन, देखो बैक्टीरियोफेज है, प्लाज्मिड है, लिपोसोम है। तो यहाँ बैक्टीरियोफेज भी नेचुरल है और बैक्टीरिया के अंदर ये अपनी जो है क्लोनिंग करने में कैपेबल होता है। बैक्टीरिया को मारते हैं, बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे और अपना डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो अपन उसमें क्लोनिंग में यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड दोनों हो जाएंगे, तो दोनों को यूज करते हैं। दोनों ही वेक्टर है और ये नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, एनी डिजायरेबल प्रोटीन प्रोडक्शन इन ए हेटेरोलोगस होस्ट इज टेक प्लेस, दिस प्रोटीन इज नोन एज। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये होस्ट सेल है, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट बनते हुए हैं, जैसा अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। होस्ट सेल के अंदर अपने क्या किया, जीन को ट्रांसफर कर लिया। तो ऑब्वियसली इस होस्ट सेल के अंदर जो आपका आरडीएनए है, उस आरडीएनए में ये है आपकी फॉरेन जीन, फॉरेन डीएनए। अभी जो फॉरेन डीएनए ऑब्वियसली यहाँ पर सर एक्सप्रेस करेगा तो यहाँ पर प्रोटीन बनेगी, और यही प्रोटीन जो उसको अपन बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन दैट एक्सप्रेस इन द हेटेरोलोगस होस्ट सेल। तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन कर दिया। किसी वांछित प्रोटीन का उत्पादन विषमजात कोशिका में होता है तो एक प्रोटीन कहलाती है, उसको अपन बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जैसे आपका इंसुलिन है, वो भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का एक एग्जांपल है। ध्यान से डीएनए जो बनता है भाई, कोई भी जो डीएनए होता है उसमें अगर अपन एक फॉरेन डीएनए और ऐड कर देते हैं तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए, और आरडीएनए से प्रोटीन बनेगी, वो क्या हो जाएगी सर, आर प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कई बार पूछ भी लेते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का एग्जांपल तो उसमें आपको बताना है इंसुलिन। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो भी अपन प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन कर रहे हैं, दो आर द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर मे बी ए पॉसिबल सॉल्यूशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया सर, वहां पर दे रखा है जो जीएम क्रॉप्स उनके एडवांटेज क्या है, और एडवांटेज के सारे स्टेटमेंट जो है एकदम पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने मेंशन किए, और अक्सर क्वेश्चन भी आता है। तो पहला दिया है टू मिनिमाइज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल। बिल्कुल सिंपल है, वहां पर एग्जांपल आपको दिया है लाइक पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अगर आपने ये डेवलप कर लिया तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा जो है केमिकल जो है उनको यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और वो आपको पता है केमिकल जो है अपने लिए हार्मफुल होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। पहले टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय द प्लांट, तो ऑब्वियसली जो जीएम क्रॉप्स होती है उनकी जो मिनरल यूजेज एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा हो जाती है, तो वो जो सोइल है उससे मिनरल को ज्यादा कंज्यूम करेंगी, और सोइल के अंदर उसका साइकिल चलता रहेगा ताकि उस सोइल का लंबे टाइम तक जो है एग्जॉशन ना हो, लंबे टाइम तक उसकी फर्टिलिटी जो है मेंटेन रहे। थर्ड दिया है एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो फूड है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी इंक्रीज करती है। लाइक आपका गोल्डन राइस हो गया, इसमें अपन जो विटामिन ए है वो रिच होता है, और सही बात है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। जो जिनके नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होती है उनके लिए वो यूजफुल भी होता है। तो ये सारे जो इफेक्ट है वो अपने जीएम क्रॉप के एडवांटेज को ही जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सिंपल है, 4। Through transgenic animal products, which disease treatment are possible successfully? बिल्कुल ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाया है, वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो यहाँ देखो क्या दिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एम्फाइसीमा, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है। जो ये डिजीज जो है उनके ट्रीटमेंट के लिए अपन आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज कर चुके हैं, जो ट्रांसजेनिक एनिमल उनको यूज कर चुके हैं ताकि उनसे उनके जो प्रोडक्ट्स है ऑब्टेन करके उनका यूज करें। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है, जो एम्फाइसीमा का जो दे रखा है अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो है उसको जनरली अपन यूज में लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्फाइसीमा, और बाकी इनके लिए भी अपन जो है वो ऐसे प्रोडक्ट बना चुके हैं जिनका यूज जो उनके ट्रीटमेंट में काम आता है। तो यहाँ पर सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The use of bioresources by multinational companies, other organizations without proper authorization of the related country person is known as, बिल्कुल सिंपल है, सही बात है। डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ लिए। अब तो GEAC अपने पास में बना दी गई है, जो अपने पास में इसको कंट्रोल करती है, अप्रूवल कमेटी। तो बायोपायरेसी का मतलब ये होता है कि किसी देश से संसाधन को चुरा लेना। तो अपने पास में इंडिया के तो लगभग सर सभी चीजों का बायोपायरेसी किया जा चुका था, नीम का भी, राइस का भी, और अब धीरे धीरे उसको अपने पास में GEAC द्वारा हटाया जा रहा है। अब तो हर चीज की इससे अपने पास में अनुमति लेकर के जानी पड़ेगी। तो बायोपायरेसी का मतलब है कि किसी भी देश के संसाधन को दूसरे देश द्वारा चुरा लेना या उसके बिना परमिशन के पेटेंट करवा लेना, बायोपायरेसी। बिल्कुल आंसर हो जाएगा सेकंड। और बायोपायरेसी को रोकने के लिए जैसे सर ने बताया, उसके लिए किया जाता है बायो पेटेंट। बायो पेटेंट इज अ राइट टू प्रोटेक्ट द बायोपायरेसी। वो भी गवर्नमेंट जो आपको राइट देगी, ताकि बिना कोई ऑथराइजेशन के कोई भी आपके द्वारा बनाया गया कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, किसी भी कंट्री का है, किसी भी कोई प्रॉपर जो है कोई भी प्रोड्यूसर है, वो यूज ना कर पाए। तो यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, बायोपायरेसी एंड बायो पेटेंट। तो दोनों वर्ड के अकॉर्डिंग कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें सर दिया रखा है, थोड़ा बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बायो फॉर्मेशन कोई नॉर्मल टर्म है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बायोवार, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। बायोवार जो है आजकल यूज कर रहे हैं। बायोवार यूज ऑफ द लीथल माइक्रोब्स टू मास किलिंग। तो आजकल बायोवार पे भी काफी काम हो रहा है। बायोवार से सर कोई बच नहीं पाता, बिल्कुल जो छोड़ता है वो भी जाता है काम से। बायोवार तो इफेक्ट सबको करेगी, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं घूम के वहीं पर भी आएगा। तो ये बाकी टर्म दे रखी, इन पर थोड़ा फोकस करें। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है एक तरह से ये शायद कंप्यूटर जो है अपने पास में, उसका यूज बायोलॉजी में, आजकल डेटाबेस वगैरह जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में भी काम आते हैं। ये अपने पास में DNA फिंगरप्रिंटिंग जब हुई थी सबसे पहले, तब लिया गया था। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत बायोलॉजी में DNA फिंगरप्रिंटिंग से हुई। बिल्कुल। तो अपने पास में crystal protein attacked on insects and kill them, these insects are belonging to, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना है। बिल्कुल। तो इसमें देखो 3 ग्रुप दिए हैं आपके इंसेक्ट के। क्राई प्रोटीन के बारे में है ये अपने पास में, और क्राई प्रोटीन जो है वो अपने पास में क्राई जीन से ही बनती है, और जो इंसेक्ट के मिडगट में ये इफेक्ट करती है। बिल्कुल। मिडगट पीएच जो है, पीएच जो है बेसिक पीएच होती है। बेसिक पीएच पर अपने पास में ये इफेक्ट करती है, और इसमें जाकर के बाइंड होती है, जिससे पोर का निर्माण होता है, और पोर में पानी भर जाता है, और पानी के भरने से अपने पास में मिडगट फट जाती है। क्योंकि सर जो फोरगट और अपने पास में हाइंड गट है, उस पे तो काइटिन पाई जाती है इंसेक्ट की पे, तो उस पे तो अपने पास में ये इफेक्टेड होगी नहीं। तो जो भी काम होगा वो सिर्फ कहाँ पर होगा, मिडगट पर। अब अपने उन्होंने जो इंसेक्ट है उनके ग्रुप को पूछा है। हाँ। तो यहाँ पर दे रखा है लेपिडोप्टेरन, डिप्टेरन एंड कोलियोप्टेरन। तो तीनों जो ग्रुप उनसे रिलेटेड इंसेक्ट है उनको ये इफेक्ट करेगा। और वो एग्जांपल भी दिए हैं, एग्जांपल भी या कई बार एनसीईआरटी में पूछ लेता है। वो लेपिडोप्टेरन में जैसे आपका टोबैको जो है बर्ड वर्म है, आर्मी वर्म है, इसके अलावा डिप्टेरन का दिया है आपका, कोलियोप्टेरन बीटल्स आ जाते हैं, डिप्टेरन के अंदर मॉस्किटो फ्लाइज वगैरह आते हैं। तो उन एग्जांपल्स को भी आपको याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 4। Next, which of the following process used for the separation and isolation of the vector और प्लाज्मिड। तो अगर आपको प्लाज्मिड को या वेक्टर को या बोले तो डीएनए को क्या करना है, सेपरेट करना है। और सेपरेशन के लिए टेक्निक एक ही होती है, डीएनए को सेपरेट करना है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। Which of the following is used to deliver desirable gene into the animals? बिल्कुल, यहाँ पर वेक्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ समराइज कर देते हैं। जो वेक्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी ने बिल्कुल मेंशन किए हैं। तो यहाँ वेक्टर के लिए देखो सर, होस्ट सेल अपन बैक्टीरिया ले सकते हैं, बैक्टीरिया ले सकते हैं, प्लांट ले सकते हैं, और एनिमल ले सकते हैं या प्लांट ले सकते हैं। और बिल्कुल पैटेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाना भी नहीं है। अगर आपके पास बैक्टीरियल सेल है, होस्ट सेल, तो उसके लिए अपन जनरली वेक्टर काम में लेते हैं। आपका बैक्टीरियोफेज हो गया, इसके अलावा आपका प्लाज्मिड, प्लाज्मिड हो गए, फेजमिड हो गए, बैक हो गया बैक्टीरियल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर आपके पास एनिमल सेल है तो उसके लिए वेक्टर काम में लेते हैं रेट्रोवायरस, ओंकोवायरसेस। उनकी पैथोजेनिसिटी को नष्ट कर देते हैं और फिर नष्ट। और प्लांट के केस में बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है आपको, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एग्जांपल याद रखना है। प्लांट के केस में पूछे तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन एक्ट एज द वेक्टर टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन जीन इनटू द प्लांट सेल्स। तो जनरली किसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। इसने बात की किसकी, एनिमल सेल की, तो सीधा अपन किस पे जाएंगे। यहां देखो एग्रोबैक्टीरियम नहीं होगा, बैक्टीरियोफेज नहीं होगा, ई कोलाई नहीं होगा, यहां दे रखा है डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस। ये बैक्टीरिया में हो गया और ये एनिमल सेल। बिल्कुल अपने पास में ये
If a desirable DNA insert in ampicillin resistant gene in plasmid PBR322, then it transferred in host cell and these bacteria transferred in agar plate contain ampicillin. Then काफी जो है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, पूरा इसके लिए आपको पूरी स्ट्रेटेजी जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको PBR322 का डायग्राम बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, सेलेक्टेबल मार्कर कितने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा कि जीन को किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, किसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, फिर वो जो होस्ट सेल है वो कौन से मीडियम पे ग्रो करेगी, कौन सा जो एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तब जाके क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपको इंसर्ट करना है डीएनए को, किसमें किया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में। इसको डायग्राम से थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं सर। हाँ, कर देते। बिल्कुल सिंपल है, जो आपका PBR322 है उसके अगर स्ट्रक्चर पे जाएं तो उसमें सीधा मैं बात कर रहा हूँ सेलेक्टेबल मार्कर, इसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर है, सीधा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये वाला जो सेलेक्टेबल मार्कर जो है ये है आपका TETR जी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। और ये वाली जो सेलेक्टेबल मार्कर इसको मैंने यहाँ मार्क किया है, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस MPR जी। ऑब्वियसली ये जो PBR322 है इसका मतलब ये हो गया कि दोनों एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गया। अगर इसको आप ग्रो करवाओगे टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन मीडियम में, तो ये जिसके पास होगा उस सेल के पास, वो दोनों में ग्रो करेगी, बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। अब क्वेश्चन में सर पूछा उसने कि भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है उसके अंदर जीन को क्या करा, इंसर्ट कर रहा है। तो अगर आपने फॉरेन डीएनए को यहाँ लाइगेट करवा दिया तो यहाँ हो जाएगा AMPR जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये इनएक्टिवेट होगी तो इसका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये वाला जो आपका rDNA है वो क्या हो जाएगा, सेंसिटिव टू एम्पिसिलिन बट रिमेन रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन। अभी आपको याद रखना है, अब उसकी इच्छा है कौन से मीडियम में ग्रो कराए, तो अब आप खुद ही दिमाग लगाओ। आपने अगर होस्ट सेल को एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करवाया तो यहाँ ग्रोथ नहीं होगी, उसकी डेथ हो जाएगी। और अगर आपने टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करवाया तो इजीली ग्रो करेगी, क्योंकि उसके पास अभी भी TTR जीन जो है वो एक्टिव है। तो बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर पे जाना है। तो देखते हैं आंसर में क्या कह रहा है। ट्रांसफर इन होस्ट सेल, the bacteria transferred agar plate contain ampicillin, then तो ampicillin containing medium में उसको आपको क्या करवाना है, ग्रो कराना है। तो उसका जो है क्या रिजल्ट होगा सर, एक बार इसमें ना ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी बताना पड़ेगा। बिल्कुल, चलो बताइए देते हैं, पीछे देखे जाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन आ गए हैं उस हिसाब से। ये देखो यहाँ पर देखो डायरेक्ट बताए जाते हैं। यहाँ पर अपने 3 केस होंगे जो आपने ये कल्चर करवाया। तो प्रोबेबिलिटी जो है 3 केस की होती है। एक तो वो सेल बैक्टीरियल सेल जिनके अंदर कोई भी डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसको अपन बोल देंगे नॉन ट्रांसफॉर्म। तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म है, उनमें कोई भी जो है डीएनए का इंसर्शन नहीं हुआ। दूसरा केस ये भी हो सकता है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कि यहाँ पर डीएनए एंटर हुआ है लेकिन वहाँ हो सकता है केवल वेक्टर चला गया, आरडीएनए जो है एंटर नहीं होगा। तो ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म तो है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जो थर्ड केस है, थर्ड केस ये हो सकता है कि इसके अंदर आपका आरडीएनए प्रेजेंट है, दैट इज आरडीएनए। तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है ऑब्वियसली, लेकिन इसको अपन बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट एंड दैट इज आवर डिजायरेबल होस्ट सेल, जिसको क्या करना है आपको अपने काम की यही है सर है। इसी को ही फाइनली जो है बाकी इन दोनों को तो अपने को अलग ही करना है, कैसे भी करके उनको छांट करके इनको अलग करना है। अब ऑप्शन पे आते हैं हम, तो क्योंकि ऑप्शन में ट्रांसफॉर्मेंट दिया हुआ था, तो यहाँ दिया देखो बोथ ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल विल डाई। तो यहाँ देखो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनमें तो सर कोई डीएनए गया नहीं, वो तो सेंसिटिव है, उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म्ड है वो भी अपने पास में एम्पिसिलिन तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया, ट्रांसफॉर्म में दोनों केस आ गए। तो अभी अपन ने बताया रिकॉम्बिनेंट भी है नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है। तो जो रिकॉम्बिनेंट है वो तो क्या करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो करेंगे। तो इस स्टेटमेंट में अपन नहीं जा सकते। सेकंड, रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल विल डाई एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल विल ग्रो। बिल्कुल अभी देखो डायग्राम से समझाया, जो रिकॉम्बिनेंट है उनकी डेथ हो जाएगी बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू द एम्पिसिलिन, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कैपेबल टू ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो आंसर तो सर यही हो जाएगा। फिर भी देखते हैं नेक्स्ट, ऑल ट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल विल ग्रो एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल विल
डाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दोनों पॉसिबिलिटी नहीं हो क्योंकि सकती। वही बात आ रही, पहले वाला ऑप्शन सेकंड सही है तो ये तो अपने बिल्कुल। आप ही गलत हो जाएगा। बोथ ट्रांसफॉर्मेड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल विल ग्रो, ये भी नहीं हो नहीं, ये भी पाएगा। नहीं तो यहाँ होगा। पर सिंपल है, आपका आंसर हो जाएगा Second। सेकंड। इस पूरी स्ट्रेटजी को बेटा समझना है, क्योंकि स्ट्रेटजी दिमाग में होगी, क्योंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया, वो कोई भी क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है कि लाइगेशन कहाँ करवाया, किसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, उसके according- टेट्रासाइक्लिन का भी हो सकता है, बिल्कुल। चाहे किसी का भी हो सकता वो है। केस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, कौन सा केस दे रहा है। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, काफी बात आपने बता भी दी थी। हाँ, फर्स्ट प्रोड्यूस इन ई कोलाई, बिल्कुल सर सही बात है। E. coli में। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसा भी सर ने बताया, सही A चेन एंड B चेन होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सी पेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट, नहीं होती है। इनकरेक्ट हो जाएगा, वो- सी पेप्टाइड इसमें नहीं होगी। तो उसने पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट मेरे ख्याल से सर ये दोनों हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, 1 एंड सेकंड बोथ। वो- कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट राइट Right ऑप्शन, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग पहले सेंटेंस पे जाना पड़ेगा आपको। एक एक सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। Illusion separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece, बिल्कुल सर ने आपको अभी डिफाइन किया भी था, बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि अपने पास में डीएनए के सेगमेंट को कट करना इल्यूशन कहलाता है। बिल्कुल। चाहे ये चाकू के द्वारा ही किया जाता है नॉर्मली। हाँ, जेल पीस को वहां से रिमूव कर जेल लेंगे पीस को वहां और से फिर उससे remove किया डीएनए जाता को है। जो है अपन और ये separate सब करना पूछा भी जा चुका है नीट में, है। बिल्कुल। इल्यूशन का। बी बोल रहा है competent bacterial cell can take up the plasmid at 0 degree temperature, गलत हो जाएगा सर ये, तो अपन एक काम करते हैं, साथ साथ मेंशन कर देते हैं, हाँ। ये वाला स्टेटमेंट जो है अपना सही करेक्ट है, है। ये ये इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट क्यों हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, उसके लिए आपको चाहिए 42 डिग्री सेल्सियस 42 टेम्परेचर। भाई 0 पे तो अपन देखो 42, फिर 0 पे ले जाते हैं, फिर वापस 42 पे, इस तरह से अपने पास में उसको ट्रांसफर करते हैं। पहले 0 पे लाएंगे, हाँ। फिर 42 डिग्री 42 सेल्सियस, फिर उसको 0 पे वापस हाँ। मेंटेन करेंगे। इस तो तरह 42 जो है उसको अपन बोलते हैं हीट सोक मेथड। मेथड हीट सोक। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज किया, तो ऑब्वियसली जो मेम्ब्रेन उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और ड्यूरिंग दिस डीएनए एंट्री और डाइल्यूट हो जाएंगे उसके बिल्कुल। तो 42। स्टेटमेंट ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। ठीक है। The downstream processing and quality control testing vary from product to product, बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल सही स्टेटमेंट बात है। जितने भी प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस करवाने हैं, तो उसके लिए डीएसपी जो है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, वो वेरी करेगा। अलग अलग करेगा, प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टेक्निक अपन काम में लेते हैं। डी स्टेटमेंट चलते हैं। E. coli cloning vector PBR322 have several restriction sites or antibiotic resistance genes and RO, बिल्कुल सही बात है। जो अभी सर आपने बताया भी था PBR322, उसमें जो है बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी हैं, अलग अलग, लेकिन आरई के लिए वो इंपॉर्टेंट बात है। हर एक एंजाइम के लिए, मतलब बिल्कुल। बहुत सारे एंजाइमों की एक एक रेस्ट्रिक्शन, बिल्कुल, एक के लिए एक ही होनी चाहिए। एक के लिए एक ही होनी चाहिए। एक से ज्यादा होगी तो प्लाज्मिड के टुकड़े हो जाएंगे, और काफी सारे प्लाज्मिड fragments अपने produce पास- होंगे। हाँ, जैसे मान लो कि एक से ज्यादा होगी तो ऐसे प्लाज्मिड के टुकड़े हो जाएंगे, और वो हमारे लिए काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये हो गया करेक्ट। स्पूलिंग प्रोसेस रिक्वायर चिल्ड एथेनॉल फॉर डीएनए सेपरेशन, बिल्कुल ये बिल्कुल। सेपरेशन से चिल्ड एथेनॉल को हाँ। अपन यूज करते हैं, Chilled और ethanol। स्पूलिंग प्रोसेस की हेल्प से उसको अपन वहां से आइसोलेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Correct पूछा गया है इसमें, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नहीं होगा, B इसमें क्या जाएगा होगा? ऑल राइट एक्सेप्ट बी। तो बी वाला आपने बता दिया करेक्ट है, बाकी सारे क्या है करेक्ट। तो आंसर सर यहाँ हो जाएगा अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, बिल्कुल सारे पर्पस के अकॉर्डिंग बात करनी है। टू स्टडी फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज, बिल्कुल सही बात है, काफी डिजीज की स्टडी कर चुके हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, हाँ। अल्जाइमर, काफी डिजीज जो है उनकी स्टडी कर चुके हैं, किसकी हेल्प से? ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स की 90 से ज्यादा % अपने पास में माउस से माइस जो है उनको अपन डेवलप कर चुके हैं। Develop। फॉर ऑब्टेन यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट सही बात है। बात है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में भी अपन यूज में लेते हैं, जैसे अल्फा एंटीट्रिप्सिन बिल्कुल। वगैरह अपने पास में जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। रोजी जो काऊ है, रोजी important काऊ है उससे जो, हाँ। क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। रोजी काऊ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर वैक्सीन टेस्ट एंड केमिकल सेफ्टी, बिल्कुल बिल्कुल सही सही है। बात है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स हैं, Animal माइस ही वगैरह है। को यूज करते हैं। फॉर स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट, तो सर सारे ही जो है ट्रांसजेनिक एनिमल के एडवांटेज हो गए। तो यहाँ सही विकल्प पे All। जाना है, तो ऑल आर राइट, Right। सारे के सारे सही। फाइंड आउट द मिसमैच पेयर, सदर्न ब्लोटिंग, तो यहाँ दे रखा है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट पेयरिंग है। सदर्न ब्लोटिंग का यूज करते हैं डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेम्ब्रेन तो वहाँ मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, या उसको नाइलॉन मेम्ब्रेन नाइलॉन बोल सकते हैं।
सेकंड दे रखा है वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोटीन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये तीनों याद कर लो, सदर्न ब्लोटिंग फॉर डीएनए, वेस्टर्न ब्लोटिंग फॉर प्रोटीन एंड जो नदर्न ब्लोटिंग है फॉर द आरएनए आइडेंटिफिकेशन। वीएनटीआर की वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, बिल्कुल 20 60 kb केबी के लगभग टू होती है। 100 kb। हाँ ये जो है गलत दे रखा है, 20 गलत है। kb, ये हाँ। वेरी कर रहा है, ये ये डेटा गलत गलत है। है। ये पीसीआर जो है टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीसीआर टेक्नोलॉजी। पीसीआर के बारे में तो अपन ने ज्यादातर चीजें बताई थी सारा पीछे। फिर भी देख लेते हैं। द डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज थर्मोस्टेबल, बिल्कुल सही बात है सर, वही मेंशन करते जाओ। द डीनेचर ऑफ द डीएनए इज कैरिड एट 92 डिग्री पे होता बिल्कुल है। सही है। पीसीआर वाज डेवलप्ड बाय द कैरी मोलिस, वापस आ गया करेक्ट। प्राइमर्स यूज्ड इन पीसीआर आर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर एनिलीन, अगर एट 90 डिग्री, यहाँ गलत हो जाएगा सर 40 डिग्री के लगभग। तो आंसर भी अपना 42 ही मान लो इसको, 42 डिग्री पर अपने पास में ये होता है। बैक्टीरिया पोजेसिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज प्रेजेंट, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। जो आरी होते हैं इनका बड़ा यूज है सर, बिल्कुल। डीएनए को अगर आपको कट करना है, फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं तो आरी यूज लेने पड़ेंगे। तो इसमें पूछा गया है जीवाणु जिसमें सीमाकारी एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम उपस्थित होते हैं प्रदर्शित करते हैं, अफेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज। तो इसमें यूज बताना आपको कि इसके अंदर उसका क्या रोल है आरी का, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। हां, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही। और बैक्टीरिया इसको रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा की जरूरत उससे पड़ती है बैक्टीरियोफेज से। तो क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो बैक्टीरिया को मारते हैं, तो बैक्टीरियोफेज से सुरक्षा के लिए बैक्टीरिया अपने साइटोप्लाज्म में रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रखते हैं। जैसे ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए अपने पास में बैक्टीरिया के अंदर आएगा तो ये उसको क्या कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब जिस बैक्टीरिया के पास में अपने पास में रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो बैक्टीरियोफेज से रेजिस्टेंस हो जाएगा, उससे मरेगा नहीं। तो अपने पास में अब इसके खुद के एंजाइम को मतलब जो होते हैं ये खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटते, क्योंकि 5 प्रेस पर क्या कर देता है, मिथाइलेशन जोड़ देता है अपने पास में, तो ये अपने पास में मिथाइलेशन कर देता है, तो इसका खुद का तो बचा रहता है। और बैक्टीरियोफेज जब भी इसमें अटैक करेंगे तो बैक्टीरियोफेज को ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। बिल्कुल, तो जैसा सर ने बताया कि प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। फिर हम उसको अपने मनुष्य तो हर चीज को अपने अकॉर्डिंग यूज ले लेता है। बिल्कुल, तो यहाँ रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंट फॉर द बैक्टीरियोफेज। उसका जो मेन पर्पस है वो है प्रोटेक्शन। आंसर अपना हो जाएगा सेकंड। Which of the following bond are formed by the action of DNA ligase? बिल्कुल सिंपल है, DNA ligase जो है उसका एक्शन पूछा है। DNA ligase जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और इसका सर बड़ा रोल है। DNA ligase को यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि DNA फ्रेगमेंट्स को अगर आपको ज्वाइन करवाना है तो DNA ligase की रिक्वायरमेंट होती है, तभी RDNA बनेगा। RDNA फॉर्मेशन के लिए DNA ligase मस्ट होता है। तो DNA ligase जो है निर्माण करता है किसका, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। एंडोन्यूक्लियस के अपोजिट हो जाता है। बिल्कुल, एंडोन्यूक्लियस जो है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये अपोजिटली उसको क्या करेगा, जोड़ने से ज्वाइन करवाएगा। प्लाज्मिड आर इंपॉर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज़ दे कंटेन फॉलोइंग कैरेक्टर्स। जैसा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने वेक्टर की बात की थी, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। दे प्रोवाइड सरफेस फॉर रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया, कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि प्लाज्मिड तो एसेंशियल जीन रखता ही नहीं ना, एक्स्ट्रा बेनिफिशियरी जीन रखता है। ये तो रेस्पिरेशन तो एसेसरी पार्ट हो गया। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, कोई रोल नहीं है सेल वॉल फॉर्मेशन में प्लाज्मिड का, कोई रोल नहीं है। थोड़ा बहुत मेसोसोम का होता है, प्लाज्मिड का तो बिल्कुल नहीं होता है। एक्ट एज व्हीकल फॉर डिजायर्ड डीएनए अप टू द होस्ट बैक्टीरियल सेल, जैसा बात कर चुके हैं। इसका रोल ही क्या है, वेक्टर के रूप में इसको अपन काम में लेते हैं। इट इज अ डीएनए व्हीकल, एक्ट एज वेक्टर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड वर्ड इसने दिया है। दे हैव मेनी ओरिसाइड, यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। ओरिसाइड जो है याद रखना, प्रोकैरियोटिक डीएनए में ऑलवेज वन होती है, क्योंकि छोटा डीएनए होता है ना, तो इसलिए अपने पास में एक होती है। which is not included as character of vector। वही वेक्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं सर। प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज सेलेक्टिव मार्कर, बिल्कुल सही बात है। बिना सेलेक्टिव मार्कर के इसको अपन यूज कर ही नहीं सकते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, टेट्रासाइक्लिन का अपन ने बात की थी। प्रेजेंस ऑफ ओरी बिल्कुल है, सही बात है। एप्लीकेशन के लिए ओआरआई कैन प्रोड्यूस ए प्रोटीन व्हिच कैन डिग्रेड होस्ट सेल, बिल्कुल गलत बात है। ये एक ऐसी कोई जो है
प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, जो होस्ट सेल को डिग्रेड करेगा। बिल्कुल, फिर तो फायदा है क्या हुआ उसका प्रेजेंस ऑफ सूटेबल साइज, बिल्कुल सही है, साइज बिल्कुल सूटेबल होती है इसकी, साइज जितनी कम होगी उतनी ज्यादा डीएनए को अपन इसमें इंसर्ट करवा के क्लोन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है नॉट इंक्लूड, तो आंसर हो जाएगा सिंपल है थर्ड। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन केमिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस हेल्प इन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दिया है। जो एंटीबायोटिक्स है उनका क्या रोल है? देखो सर यहाँ पर वर्ड दिया है केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस और बायो प्रोसेसिंग, इसको अपन बोल सकते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में आपके 2 पॉइंट दे रखे हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज केमिकल इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो अपन करेंगे क्या, मैनिपुलेशन करना, डीएनए को आइसोलेट करना, उसको काटना पीटना, उसके बाद होस्ट सेल के अंदर प्रोड्यूस करना। लेकिन जो केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, उसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, एम्बिएंट जो आपका एनवायरनमेंट है, जो एम्बिएंट है, उसको अपन क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, जो बिल्कुल क्या हो, कंटामिनेशन फ्री हो, दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह स्ट्रेटेजी काम में लेनी पड़ेगी जहां आपके जो अनवांटेड जो माइक्रोब्स है वहां क्या हो जाए, डेस्ट्रॉय हो जाए। तो इसने दे ही दिया कि एंटीबायोटिक का क्या यूज होगा, तो एंटीबायोटिक जो है उसको यूज करोगे तो बैक्टीरिया वगैरह अनवांटेड करने का काम करेगा। तो इसमें डायरेक्ट अपन ऑप्शन पे चलते हैं, मेंटेन द एसेप्टिक कंडीशंस। क्योंकि सीधा जिस मतलब मान लो कि ये कोई प्लेट है, तो हमें जिसको संवर्धन कराना है तो बाकियों को खत्म करना है, पहले एंटीबायोटिक डाल देंगे, ताकि एंटीबायोटिक डाल देंगे तो अपने पास में वही हो जाएगा। Which is false statement for cloning vectors, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहा है। They have antibiotic resistant gene, बिल्कुल करेक्ट है। Number of plasmid are high compared to the bacteriophage in bacteria, यहाँ पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होता है, थाउजेंड्स में होता है, और आपके प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कम होता है। दे आर नॉर्मली इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। इनका जो है मेन जीनोम से कोई लेना देना नहीं होता, इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, ये क्लोनिंग करते हैं। दे मे कन्वर्ट एज आरडीएनए, ऑब्वियसली आरडीएनए जो है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उसके बाद जीन लाइगेट कर दोगे तो आरडीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट, तो फॉल्स में सर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, नंबर ऑफ प्लाज्मिड आर हाई कंपेयर्ड टू द बैक्टीरियोफेज, इनकरेक्ट होगा, ये बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट होना, बैक्टीरियोफेज का नंबर क्या होता है, हाई होता है। Which of the following explain the role of heat soak during the transformation? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है अपन ने, 0 से लेकर के 42 और फिर वापस अपने पास में 0 वाला, तो 42 पे हीट सोक हो जाएगा। ये बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर का मेथड है। बिल्कुल, तो अपने पास में डिक्रीज एब्सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सेपरेशन आर डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल वॉल, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, तो ये इंक्रीज करने का काम करता है। टू डिक्रीज अपने पास में फंक्शनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये अपने पास में इसमें जैसा कॉन्सेप्ट सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। नोबेल प्राइज ऑफ 1978 फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी और गिवन टू डायरेक्ट याद रखना है आपको, सीधा आर्बन याद ही करना पड़ेगा एंड स्मिथ। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आरई को डिस्कवर किया था, इंपॉर्टेंट और इनको नोबेल प्राइज मिला। Genetic engineering would not have been possible if one of these were absent. तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है टैग पॉलीमरेज, सेकंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, थर्ड है डीएनए लाइगेज एंड फोर्थ इज आरएनए सिंथेसिस। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना आनुवंशिक अभियांत्रिकी संभव ही नहीं हो सकती, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर टैग पॉलीमरेज का सबका रोल आपको पता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए लाइगेज, आरएनए सिंथेस। तो जो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है आपका डीएनए लाइगेज जो है, उसका यूज करते हैं अपन किसके लिए, आरडीएनए बनाने के लिए। तो जब तक आरडीएनए नहीं बना होगा, ओरिजिन जीन को यहाँ पर अपने को जोड़ना है तो अपने को लाइगेज चाहिए। अगर जीन नहीं जुड़ेगी तो फिर आनुवंशिक अभियांत्रिकी संपन्न ही नहीं होगी। तो इसका मतलब हमें लाइगेज को जोड़ने के लिए अपने पास में लाइगेज की जरूरत होती है जीन को जोड़ने के लिए, तभी आरडीएनए बनेगा, तभी आरडीएनए बनेगा। क्योंकि टैग पॉलीमरेज वगैरह तो ये अपने पास में इंक्रीज करेंगे नंबर तो हम हाई ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का भी इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जितने भी आरडीएनए बनाएंगे सब में अपने पास में डीएनए लाइगेज जरूरी होता है। तो ये मेन स्टेप हो गया, थर्ड आंसर हो गया। Next question, you suspect your patient to be suffering from a bacterial disease. However, the number of bacteria in the patient body is very less. The following method can help you detect these pathogen in the laboratory. बिल्कुल सिंपल सा है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे जा रहा है सर, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया है सर ने थोड़ी देर पहले आपको बताया था।
अगर जो पैथोजन उनका नंबर बहुत कम है बॉडी में, अभी उन्होंने इन्फेक्शन नहीं किया है, कोई डिजीज के सिम्टम नहीं आए हैं, तो आपको डिटेक्ट करना है तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। वहाँ पर काफ़ी मेथड दिए हैं सर एनसीईआरटी में, आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है, इसके अलावा जो है ब्लोटिंग टेक्निक भी काम में लेते हैं, आपके जो डीएनए प्रोब हैं, आरएनए प्रोब उनका यूज करते हैं। इसके अलावा जो है अपन पीसीआर की हेल्प से जो है एम्प्लीफिकेशन वगैरह कराते हैं, एलिजा मेथड होता है, काफी सारे मेथड है। तो उन्होंने देखो मेंशन भी कर दिया कि नंबर इंक्रीज करने तो आपको किस पे जाना पड़ेगा, पीसीआर मेथड पे। भाई पीसीआर जो आजकल कोरोना वायरस में भी हो रही है, डीएनए की जगह बैक्टीरिया की जगह वायरस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो पीसीआर अपने पास में सबसे यूजफुल होगा। The transfer of the genetic material from one bacterial cell to another bacterial cell by a bacteriophage is called। ये बिल्कुल ये अपने प्लांट डाइवर्सिटी से लिंक करता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्लांट डाइवर्सिटी से अपने पास में इसको लिंक करते हैं तो अपने पास में होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो अपने पास में होता है, बैक्टीरियोफेज अपना बैक्टीरिया डीएनए के वो बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करता है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा ट्रांसडक्शन आंसर हो जाएगा। कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ये ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, और कॉन्जुगेशन ये सिंपल बैक्टीरिया में दो बैक्टीरिया के अटैचमेंट से अपने पास में जो प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है वो वाला हो जाएगा, पिली की हेल्प से जो होता है। सुपरबग इज यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल। सुपरबग जो है आनंद मोहन चक्रवर्ती, उसमें 2-3 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट भी हैं। जो आपका बैक्टीरिया है जो उसने डिजाइन किया था, दैट इज आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड है, जो नेचर में नेचुरली अकरिंग नहीं है, उसको डिजाइन किया गया था, जिसको अपन बोलते हैं सुडोमोनास पुटिडा। तो सबसे पहले भी बोलते हैं सुपरबग। हां, फर्स्ट बायो पेटेंट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बायो पेटेंट इसी का करवाया गया। और ये जो होता है अपने पास में समुद्र वगैरह में ऑयल ईटिंग बर्ड होता है, ऑयल को खाता है। यही क्वेश्चन उसने प्रोसेस का यूज जो है क्रूड ऑयल पोल्यूशन कॉज्ड बाय द समुद्र के ऑयल टैंकर, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अपन काम में लेते हैं उसके पोल्यूशन। which is not a feature of genetically modified plant। अभी सारी बातें हो चुकी हैं, रीड करते हैं। made crop more tolerant to the cold and heat, बिल्कुल सही है। reduce reliance on the chemical pesticide, बिल्कुल करेक्ट है। cannot reduce post harvest losses, गलत हो गया सर, ये जाएगा क्योंकि ये जो reduce करता है post harvest losses को reduce करेगा, तो यहाँ पर उन्होंने टोमेटो वगैरह बनाए गए थे जो फ्लावर शावर वैरायटी जो है वो डेवलप की गई। the mobile genetic element is, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो है उनको बोलते हैं अपन ट्रांसपोर्ट। दीज आर द जंपिंग जीन्स, जो अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती हैं। तो ये थोड़ा सा क्या एनसीईआरटी में 1-2 हिंट दे रखे हैं। हां, बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनके टाइप वगैरह काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना डिटेल में है नहीं, तो उनको ज्यादा रीड आउट करना, लेकिन याद रखना ट्रांसपोजर्स ऑफ द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट आल्सो कॉल्ड द जंपिंग जीन्स, डिस्कवर्ड बाय बारबरा मैकलिंटोक। एक बार अपन पढ़ा भी देते हैं क्लास में। हां, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। Genetic engineering has been successfully used producing, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन द ह्यूमन, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर स्टडीइंग न्यू ट्रीटमेंट ऑफ द सर्टेन कार्डियक डिजीज, बिल्कुल गलत है। इसका कार्डियक डिजीज में कोई ज्यादा कैंसर वगैरह का दे रखा है इसमें। ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूस हाई फैट मिल्क, गलत हो गया सर, फैट मिल्क नहीं है वहां पर, जैसा थोड़ी देर पहले सर ने बताया था। प्रोटीन जो ह्यूमन प्रोटीन है उसको अपन डेवलप करते हैं, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन को डेवलप किया गया है, ह्यूमन मिल्क प्रोटीन, बिल्कुल। एनिमल लाइक बुल्स यूज्ड बाय द फार्मर एज दे हैव सुपर पावर। तो इसका यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट है आपका ये ट्रांसजेनिक माइस का। हाउ मेनी फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, सीधे मैच करवा देते हैं सर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम जो है ट्यूमर, बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच्ड है। पोज ट्यूमर कैंसर पोज करता है, बिल्कुल पैथोजन होता है जो डाइकोट प्लांट रूट्स को इफेक्ट करेगा, के रूट में अपने पास में एक गांठें बना देता है, जिसको क्राउन गॉल डिजीज अपन बोलते हैं। पीबीआर 322 एंजाइम, ये इनकरेक्ट हो गया सर, एंजाइम होता है, वेक्टर होता है। थर्मस एक्वेटिकस बीटी जीन कोई रिलेवेंस नहीं है, इससे तो अपने पास में क्या प्राप्त होता है, दोनों बातें अपन कर चुके हैं। लाइगेज प्लाज्मिड, तो लाइगेज और जो प्लाज्मिड है उनकी रिलेवेंसी क्या हो गई। लाइगेज जो उसको यूज करते हैं किसके लिए, आरडीएनए फॉर्मेशन के लिए, आरडीएनए जो उसका फॉर्मेशन करना है। तो हिंड जो सेकंड है मॉलिक्यूलर सीजर, ये मॉलिक्यूलर जो सीजर है बोले तो आपका आरी जो है, हिंड सेकंड क्या है, एक टाइप का जो आरी होता है, आरी को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर।
तो यहाँ आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। कितने जो है कितने सुमेलित कितने हैं, ऑब्वियसली ये सुमेलित हो गया। हाँ। इसके अलावा सर आपका लाइगेज भी अपने पास में ये बनाने में रिलेशन में है, बनाते हैं तो वेक्टर वगैरह vector ज्वाइन करवाते हैं। हिंट सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा आपका 1 2 3 3 तो पहला चला जाएगा। CDNA ही, CDNA जो होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर, थोड़ा समराइज कर ही दो। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसके एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। हाँ, जैसे डीएनए जो है अपने पास में, इसको बनाया जाता है अपने पास में, CDNA को अपने पास में आर्टिफिशियली बनाया जाता है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, mRNA की सीक्वेंस हमें पता होती है, क्योंकि अपने को कोई भी प्रोटीन की सीक्वेंस पता होती है, उस प्रोटीन से हम mRNA बना लेंगे, फिर उस mRNA से हम क्या करेंगे, डीएनए बनाएंगे। तो HNRNA से बनाते नॉर्मल, तो HNRNA से डीएनए बनता है, लेकिन ये mRNA से बनता है, तो अपने पास में साइज में थोड़ा क्या होता है, स्मॉल होता है, और इसको अपने पास में बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, आर्टिफिशियल सिंथेसिस डीएनए भी अपन इसको बोल सकते हैं। सर ने बताया CDNA इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए दैट इज फॉर्म फ्रॉम द RNA। तो यहाँ RNA से बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज में लेंगे, सही है, RT को यूज में लेते हैं। फॉर्म बाय द RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज उसमें कोई रोल नहीं है, जब डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज होगा। हां, इट फॉर्म्ड बाय ए डीएनए मॉलिक्यूल, ये डीएनए मॉलिक्यूल द्वारा बनाया जाता है। गलत बात होगी, सर ने बताया ये आरएनए से है डीएनए का फॉर्मेशन होगा, तो वेरी सिंपल आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट, इट इज ए बेनिफिशियल टू हैव इंसुलिन बाय बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज, जैसे काफी बार इसकी सर बात भी कर चुके हैं अपन, जो इंसुलिन का जो फॉर्मेशन है क्यों बेनिफिशियल है, इट इज लैक्स एक्सपेंसिव, नो एलर्जी, बिल्कुल सही, इट में प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, कमर्शियल लेवल पे इसका जो है प्रोडक्शन अपन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सारे जो है करेक्ट हो। दूसरी बात है एलर्जिक बिल्कुल नहीं होता है। पहले के जमाने में जो इंसुलिन निकाला जाता था उसके मेन लॉस यही था, पहली बात तो एक्सपेंसिव बहुत होता था क्योंकि सबको नहीं मिलता था, दूसरा उसमें एलर्जी बहुत पावर होती थी कि भाई दूसरे ऑर्गेनिज्म का डालोगे तो एलर्जी होगी। ये बिल्कुल बैक्टीरिया द्वारा आर्टिफिशियल बनाया जाता है, तो एलर्जी नहीं होती, तो ऑल ऑफ दीज आंसर चला जाएगा। One of the following pair is incorrect. Incorrect को आपको select out करना है। First pair is plasmid, small piece of extra chromosomal DNA in bacteria, that is correct matching. बिल्कुल सही बात है। Interferon, an enzyme that interfere with the DNA replication, बिल्कुल गलत है सर। इंटरफेरन तो जो है मॉलिक्यूल होते हैं, जो वायरस वगैरह का जो इन्फेक्शन होता है तो उनका फॉर्मेशन होता है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। कॉस्मिड वेक्टर फॉर कैरिंग लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट इनटू होस्ट सेल, बिल्कुल सही है सर। आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड वेक्टर होता है कॉस्मिड, फेसमिड वगैरह। VNT आर यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बिल्कुल करेक्ट है, इनको यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट हो जाएगा सेकंड। Band of DNA during DNA fingerprinting are appear on radiographic film by use of following, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरे, बिल्कुल टेक्निक को नाम देते हैं अपन ऑटो रेडियोग्राफी, जिसके अंदर एक्सरे जो है उनका यूज करेंगे। हां, एक्सरे फिल्म पे ही अपने पास में लास्ट में अपने निकल करके आता है। बिल्कुल। बायोपायरेसी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अपन डिस्कस कर चुके हैं सर। ट्रेडिशनल नॉलेज, बायोमोलिक्यूल रिगार्डिंग बायो रिसोर्सेज एंड बायो रिसोर्सेज, तो मेनली जो है जो बायो पायरेसी जो है वो किससे रिलेटेड है, मेनली बायो रिसोर्स जो होते हैं उससे अपन उनको कनेक्ट करते हैं। बाकी जो परंपरागत ज्ञान होता है या अपन बोले जैविक स्रोतों के संदर्भ में, तो इम्पोर्टेंट यही है जनरली बायो रिसोर्स जो होते हैं उनको अगर कोई यूज करेगा, जैसे अपन डिफाइन कर सके, तो उसके रेस्पेक्ट में जो है अपन उसको बोलेंगे बायो पायरेसी। जैसे कोई भी आपने राइस वगैरह, मतलब बायो रिसोर्स को यूज करना है, बायो पायरेसी होता है किसी भी देश की। बिल्कुल, तो ये ओके हो गई, इंटीग्रेशन हो गई। तो इसमें अपन ने 50 क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए, बिल्कुल थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव थे। अब आगे की जो 2 गुरुनीति आएंगे बायोटेक की, उसके अंदर जो सेकंड वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि उसमें जनरली जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ज्यादा क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो एक बार आप पूरे बायोटेक को रिफ्रेश करें, एक बार रीडिंग लगाएं, ताकि क्वेश्चन के साथ डिस्कशन होता रहे, क्योंकि अपन कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन के साथ टॉपिक को सर लपेटें, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जा पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट गुरुनिधि में। ऑल द बेस्ट।